नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, भारत पाक के बीच जो टकराव चल रहा था उसके युद्ध विराम के बाद मोदी सरकार ने, उनके मंत्रियों ने, भारतीय जनता पार्टी ने और संघ परिवार ने अब इस पूरे मामले को, इस पूरे एपिसोड को इस तरह से पेश करना शुरू कर दिया है, प्रचारित करना शुरू कर दिया है कि मानो मोदी सरकार की ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है और उसने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है, धूल चटा दिया है। और ये तभी संभव हुआ है क्योंकि केंद्र में एक बहुत ही मजबूत सरकार है, दृढ़ इरादों वाली सरकार है और उस सरकार के मुखिया हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन शुरू हो गया है और उस बहाने पार्टी अपनी छवि गढ़ने की कोशिश कर रही है, अपनी छवि को चमकाने की कोशिश कर रही है और ये सब एक चुनावी अभियान का हिस्सा है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ऐसा है? क्या सचमुच में प्रधानमंत्री मोदी की छवि इस घटनाक्रम के बाद मजबूत हुई है, बेहतर हुई है, चमकदार बनी है? और क्या भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के बारे में लोगों का रुख, रवैया बेहतर हुआ है या नहीं हुआ है? इसको आप 2-3 तरीकों से समझ सकते हैं। जब युद्ध विराम की घोषणा हुई तो पूरे सोशल मीडिया पर और सोशल मीडिया के बाहर भी मोदी सरकार की तीखी आलोचना शुरू हो गई। प्रधानमंत्री मोदी की खास तौर पर आलोचना शुरू हो गई और उनकी तुलना 1971 की इंदिरा गांधी से की जाने लगी। लोगों ने कहा कि इंदिरा गांधी याद आ रही। इंदिरा गांधी ने किस तरह से 1971 में न केवल पाकिस्तान का मुकाबला किया बल्कि अमेरिका को भी अंगूठा दिखा दिया, अमेरिका को भी अपने तेवर दिखाए। अमेरिका जो उन्हें दबाने की कोशिश कर रहा था, उसने उसको अस्वीकार कर दिया और बांग्लादेश की मुक्ति का रास्ता खोला। पाकिस्तान 2 हिस्सों में विभाजित हो गया उनकी उस रणनीति की वजह से। लेकिन उसके बरक्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वाले घटनाक्रम में पाकिस्तान पर जो हमला किया ऑपरेशन सिंदूर के तहत, क्या किया, क्या नहीं किया, यही एक बड़ी वजह बन गया उनके और इंदिरा गांधी की तुलना के रूप में। सब ने इंदिरा गांधी को उनके मुकाबले कहीं ज़्यादा महत्व दिया और इसीलिए दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो अपेक्षा की जा रही थी या उन्होंने अपनी एक जो स्ट्रॉन्ग मैन की छवि गढ़ी थी कि वो एक शक्तिशाली नेता हैं, बड़े इरादों, कड़े इरादों वाले नेता हैं, कड़े फैसले लेने वाले नेता हैं, आतंकवाद, पाकिस्तान, दूसरे देशों की दखलंदाजी से लड़ने वाले नेता हैं, भारत की संप्रभुता का ख्याल करने वाले नेता हैं, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को और पुख्ता करने वाले नेता हैं। ये छवि उन्होंने गढ़ी थी जो ऑपरेशन सिंदूर के युद्ध विराम पर खत्म होने के कारण बुरी तरह से दरक गई, बुरी तरह से उस पर धूल पड़ गई। ऐसा किस लिए हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो छवि बनाई गई थी उसने बहुत सारे लोगों को उनसे बहुत सारी उम्मीदें जगा दी थी। उनके भक्तगण तो ये मानते ही थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस बार तीसरा कार्यकाल मिला है उन्हें और ये मौका भी मिल गया है, तो अब वो पाकिस्तान से जिस कश्मीर पर उसने कब्जा कर रखा है उसको छीन कर वापस ले आएंगे, भारत में मिला लेंगे भारतीय कश्मीर के साथ। लेकिन वो तो हुआ नहीं। पीओके का तो भारत सरकार ने रुख ही नहीं किया और पहले चरण में 9 टेररिस्ट कैंप पर हमला करने के बाद भारतीय सेना एकदम से रुक गई और तभी उसने पलटकर वार किया जब पाकिस्तान ने जवाबी हमले के रूप में
सैकड़ों ड्रोन दाग दिए, मिसाइलें दाग दी और एयर स्ट्राइक तक कर डाले। ऐसी सूरत में जब लोगों की अपेक्षा थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही आक्रामकता के साथ पाकिस्तान को, उनके हुक्मरानों को, जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको सबक सिखाएंगे, हमेशा के लिए उसे बता देंगे कि अगर वो भारत में प्रॉक्सी वार चला रहा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, तो इसे बहुत भारी पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, उनकी पार्टी दावा कर रही है और कर सकती है कि हमने पाकिस्तान के एयर बेसिस पर हमला किया, उसको नुकसान पहुंचाया। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी से इतनी ही अपेक्षा थी कि आप कुछ एयर बेसिस को नुकसान पहुंचाकर चुप बैठ जाएंगे? नहीं, उनसे उम्मीद थी कि वो पाकिस्तान को पूरी तरह से धूल चटाएंगे और वो जो बार बार भारत को परेशान करने की कोशिश करता है, भारत को अस्थिर और अशांत करने की कोशिश करता है, उस पर अंतिम रूप से रोक लगा देंगे। यही नहीं, उम्मीदें तो यहाँ तक थीं कि पीओके पर कब्जा कर लिया जाएगा और बलूचिस्तान को आज़ाद करवा दिया जाएगा। इस तरह की उम्मीदें पैदा कर दी थी नरेंद्र मोदी ने, उनकी सरकार ने। लेकिन जब इस तरह से इस पूरे ऑपरेशन का अंत हुआ तो लोगों की को घनघोर निराशा हुई। और ये निराशा आपको सोशल मीडिया में भी दिखती है, लोगों से बातचीत करेंगे उसमें भी दिखती है, और जो न्यूज़ चैनल एकदम से उत्साहित होकर, आक्रामक होकर ऐसी खबरें चला रहे थे जो सच्चाई से परे थीं, फेक थीं, वो एकदम से निराश हताश से बैठ गए। तो ये जो उम्मीदें उन्होंने पैदा की थी वो केवल आम लोगों में नहीं, अंधभक्तों में ही नहीं, चैनलों के एंकरों में, उनके संपादकों में भी पैदा की थी। और उम्मीद ही नहीं, उनमें ये विश्वास भी पैदा कर दिया था कि मोदी हैं तो मुमकिन है। तो जब वो इस्लामाबाद पर कब्ज़ा करवा रहे थे, कराची पर वो पोर्ट पर हमला करवा रहे थे, जब वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को का आत्मसमर्पण करवा रहे थे और आर्मी चीफ आसिम मुनीर को कैद में करवा रहे थे, तो उनको ये मन में यकीन था कि ये संभव है, ये मोदी जी कर सकते हैं और ये हो रहा होगा, क्योंकि वो मोदी जी पर अंधविश्वास करते थे और इसलिए उन्होंने इन खबरों को विश्वासपूर्वक चलाया। उन्होंने उनमें शक नहीं किया। और देश में ऐसे बहुत सारे लोग थे कि जब ये टेलीविज़न चैनलों पर इस तरह की खबरें आईं तो उन्होंने उन पर भरोसा भी कर लिया कि मोदी हैं तो मुमकिन है, ये आदमी ये काम कर सकता है, ये बहुत सख्त मिजाज का है, ये बहुत कड़े निर्णय लेने वाला व्यक्ति है। लेकिन हुआ क्या? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो जब आप हाई एक्सपेक्टेशंस पैदा कर देते हैं तो उतने ही बड़े पैमाने पर निराशा भी होती है। और ये तीसरी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के खिलाफ फेल हो गए। फेल तो वो दूसरे मोर्चे पर भी हुए हैं। चीन ने जिस तरह से लद्दाख में गलवान घाटी पर अपना नियंत्रण किया, हमारी 2000 वर्ग स्क्वायर मीटर ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया और भारत ने उस पर समझौता कर लिया, तो ये भी एक मिसाल थी कि किस तरह से मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी ने घुटने टेक दिए हैं। न केवल वहाँ बल्कि और भी दूसरी जगहों पर चीन के साथ ही वो बार बार झुकते रहे हैं। तो ये तो स्पष्ट हो गया। लेकिन लोग जानते हैं कि चीन से मुकाबला बड़ा कठिन है, तो चीन को अपनी मेमोरी से निकाल देते हैं, चीन को छोड़ देते हैं। पाकिस्तान कमज़ोर है, उसे तो थप्पड़ लगाए ही जा सकते हैं, उसे तो सबक सिखाया ही जा सकता है, उससे तो चीज़ें छीनी ही जा सकती हैं,
पीओके भी छीना जा सकता है, बलूचिस्तान भी छीना जा सकता है। ये जो सेलेक्टिव अप्रोच है मोदी भक्तों का, हमारे मीडिया का, उसने ये गड़बड़ झाला कर दिया और इससे जो महामानव की छवि बनाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और वो चाह रहे थे कि उनकी छवि इंदिरा गांधी से भी आगे निकल जाए। नेहरू से तो वो परेशान रहते ही हैं, लेकिन उनका मुकाबला वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि इंटेलेक्चुअली वो बहुत बहुत आगे थे, बहुत दूर की सोचते थे, बहुत दूरदृष्टि वाले नेता थे। लेकिन ये तो बहुत निकट का भी ठीक से नहीं देख पाते हैं, और इसीलिए पाकिस्तान के मामले में पूरी तरह से गच्चा खा गए। और उससे बड़ा गच्चा तो ये हुआ, और इसलिए भी इंदिरा गांधी की को याद कर रहे हैं लोग, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। मध्यस्थता उनकी स्वीकार कर ली, जो कि भारत सरकार पिछले लगभग 55 सालों से 54 सालों से इनकार करती आ रही थी कि हम तीसरे देश की मध्यस्थता को हमें मंजूर नहीं है, ये हमारा दो तरफा मामला है, पाकिस्तान से हम खुद निपटेंगे, खुद बातचीत का माहौल होगा तो बातचीत करेंगे। लेकिन अमेरिका ने दखल दिया, और डंके की चोट पर दखल दिया। ट्रंप ने, जेडी वैंस ने, मार्को रूबियो ने, तीनों ने ट्वीट करके बताया, घोषणा की कि युद्ध विराम हो गया। और अब तो कमाल की बात हो गई है, ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि वो कश्मीर की समस्या को सुलझाने के लिए मध्यस्थता करने को इच्छुक हैं। इसके पहले मार्को रूबियो अपने ट्वीट में ये कह चुके हैं कि किसी न्यूट्रल वेन्यू पर दोनों देशों के बीच समझौता वार्ताएं शुरू हो सकती हैं, होनी चाहिए। इसका मतलब है कि सिर्फ युद्ध विराम तक की मध्यस्थता अमेरिका ने नहीं की है, उसने इन सब मसलों पर भी दोनों देशों से बात की है, और वो अभी आगे जाएगा। आगे जाने का मतलब है कि भारत के मामले में और भी ज़्यादा दखलंदाजी होगी, और भी ज़्यादा प्रेशर भारत सरकार पर पड़ने वाले हैं। इसके पहले मोदी जी अपनी छवि को ध्वस्त कर चुके थे ट्रंप के दरबार में हाजिरी लगाकर, और जिस तरह से ट्रंप ने वहाँ बेइज्जती की थी उनकी, उस पर दांत निपोड़ते हुए वापस आ गए थे, उससे उनकी बेइज्जती हुई थी। और अब ये एक और बड़ी बेइज्जती हो गई। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये सारी बेइज्जती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए सह रहे हैं, झेल रहे हैं, क्योंकि उन्हें अडानी को बचाना है। अडानी को बचाने के लिए वो देश को दांव पर लगा रहे हैं, देश की प्रतिष्ठा को, देश की विदेश नीति को, देश के सामरिक हितों को दांव पर लगा रहे हैं। तो जाहिर है कि लोग इतने भोले भाले नहीं हैं, लोग इतने मूर्ख नहीं हैं कि बार बार झटके खाते जाएं कि एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उड़ी के बाद, फिर बालाकोट हुआ था एक झूठा हमला जिसमें एक परिंदा भी नहीं मारा गया था, और इसमें कोई सेना का दोष नहीं था, सेना की कमजोरी नहीं थी, सेना को तो मौका ही नहीं दिया गया। सेना से केवल इतना कहा गया था ये कर दो ताकि हम उसका चुनाव में इस्तेमाल कर सकें, और ये भी अगर सेना को छूट दी जाती तो वो शायद इससे बेहतर काम करके, ज़्यादा बड़ा काम करके दिखाती। लेकिन राजनीतिक नेतृत्व के हाथ में होता है कि वो सेना को कहाँ तक जाने देगा, और उसने सेना को रोक दिया। मोदी जी ने सेना को रोक दिया कि बस युद्ध विराम हो गया। उधर से गोले बारूद, बम, ड्रोन सब चल रहे थे और चलते रहे, बाद में जाकर रुके, भारत पहले ही रुक गया था। तो ये बताता है कि मोदी सरकार ने कितनी कमजोरी दिखाई है इस पूरे मामले में, और लोग समझ गए कि इसके वश की बात नहीं है। मोदी हैं तो नामुमकिन है, अब ये कहा जा सकता है। तो जाहिर है कि मोदी की छवि को डेंट लगा है, बड़ा डेंट लगा है, उनकी चमक घटी है, उनका आभा मंडल घटा है, उनका प्रभाव घटा है, उनका आकर्षण घटा है, और इसका असर हमें आने वाले दिनों में राजनीति में भी देखेगा, जिन राज्यों में चुनाव है उनमें भी देखेगा।
पार्टी के अंदर भी दिखेगा, क्योंकि पार्टी के अंदर भी अब चूंकि उनकी छवि कमज़ोर हो चुकी है, इसलिए उन्हें उस तरह से मजबूत नेता के रूप में तो नहीं ही देखा जाएगा। और ऐसे समय में जो दूसरे नंबर के नेता हैं वो हावी होंगे, और ख़ास तौर पर आरएसएस और हावी होगा, मोहन भागवत और हावी होंगे, क्योंकि मोहन भागवत और आरएसएस को ये पसंद नहीं आया था जाति जनगणना वाला जो दांव प्रधानमंत्री ने ऐन इस तनाव के बीच में खेला था। वो तो आरएसएस की आइडियोलॉजी के ठीक उल्टा है। तो ये थोपा गया था मोदी जी के तरफ से, पूरे संघ परिवार पे थोप दिया गया था, और इसकी घनघोर प्रतिक्रिया चारों तरफ आपने देखी ही है। तो अब ये मौका भागवत को भी मिल गया है, तो अब प्रधानमंत्री मोदी को वो और छीलेंगे, उनकी चमक को और फीकी करेंगे, उन पर और दबाव बढ़ाएंगे। और कहना मुश्किल है, लेकिन 75वां पूरा करने पर मोदी जी को रिटायरमेंट लेने के लिए बाध्य करने की हद तक जाएंगे या नहीं, यह भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना ज़रूर है कि पार्टी पर अब भागवत का नियंत्रण बढ़ेगा। दूसरी तरफ विपक्षी दल अब और ज़्यादा उनको विश्वास मिलेगा, हौसला मिलेगा, और वो मोदी पर आक्रमण कर सकेंगे। क्योंकि भारत की पाकिस्तान के साथ लड़ाई चल रही थी, तब तक वो खामोश थे। अब बहुत सारे सवाल इस युद्ध को लेकर पूछे जाएंगे, बार बार पूछे जाएंगे कि पहलगाम के हमलावरों का क्या हुआ, कहाँ पहचान हुई, कितने लोग पकड़े गए, या भारत में जो दावा किए जा रहे हैं पाकिस्तान और इंटरनेशनल मीडिया में कि भारत के कई प्लेन पाकिस्तान गिराने में कामयाब हो गया, जिसमें हमारा एक राफेल भी था। तो सच्चाई क्या है बताइए, देश को बताना पड़ेगा, क्या झूठ है क्या सच है। आपने पुलवामा का सच दबा दिया, अब क्या ऑपरेशन सिंदूर का सच दबाया जाएगा, पहलगाम का आतंकवाद की घटना को दबाया जाएगा। ये प्रधानमंत्री पर दबाव बढ़ेगा। हालांकि वो दूसरे नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करेंगे, वो आपका हमारा ध्यान दूसरी घटनाओं की तरफ खींच लेंगे, वो विपक्ष को फंसाएंगे, राहुल गांधी पर हमले करेंगे, उनके खिलाफ मामले खोलेंगे, नेशनल हेराल्ड को लेकर परेशान करने की कोशिश करेंगे, उनकी नागरिकता पर सवाल उठाएंगे, सोनिया गांधी के कनेक्शन पर वो करेंगे, रॉबर्ट वाड्रा को घेरने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे इस तरह के जाल फेंकेंगे वो। लेकिन अब धीरे धीरे पोल पट्टी खुल रही है, तो जाहिर है कि इस तरह के जब दांव पेच ऐसी स्थिति में खेले जाते हैं तो उनको लोग गंभीरता से नहीं लेते, उनको तिकड़मों के रूप में लेते हैं, दूसरों को परेशान करने वाले उपायों के रूप में लेते हैं, और इससे जो नेता है उसकी छवि और ख़राब होती है, उसकी विश्वसनीयता और घटती है। तो ये आने वाले दिनों में हम होते हुए देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।